नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता हमारे ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और बेल संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान तो बताती ही है, साथ में कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो कि आपको हमेशा उपयोगी है, तो उन धाराओं का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम सीआरपीसी के महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो अरेस्ट के लिए सेक्शन 41 जो दी गई है, सेक्शन 41 के अंतर्गत वहाँ पर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो जब 41 में बिना वारंट के अरेस्ट कर रही है तो सेक्शन 50 के प्रोविजनों का आपको ध्यान रखना है। 50 के प्रोविजन के अंतर्गत आपको गिरफ्तारी के कारणों की इत्तिला देंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किन आधारों पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस अपराध का अभियोग आपके ऊपर लगाया गया है। तो आपको वहाँ हमेशा ये, और जमानत के आधार की भी आपको इत्तिला देना जरूरी है कि अगर जमानत की अपराध में आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको जमानत आप प्रस्तुत करते हैं, आपको जमानत लेने का राइट्स है। उसी तरह से अगर आप देखें तो सेक्शन 41 के साथ साथ हम उसमें 46 की बात करते हैं कि गिरफ्तारी हमेशा छूकर की जाएगी। और अगर मजिस्ट्रेट द्वारा आप गिरफ्तार होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने आप को अभिरक्षा में प्रस्तुत कर दें, तो आप सेक्शन 44 के अंतर्गत डायरेक्ट न्यायालय में भी अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं और न्यायालय में भी आप प्रस्तुत हो सकते हैं। तो वहाँ मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तारी के प्रोविजन आपको दिए गए हैं। उसी के आगे अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 50A के प्रोविजन की अगर हम बात करें तो आप किसी भी आपके पड़ोसी को, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को, आपके रिश्तेदार को या आपके दोस्त को वहाँ पर आपकी गिरफ्तारी की जानकारी देना आवश्यक है। और आपको इसने इतने बजे किस व्यक्ति द्वारा कब गिरफ्तार किया गया, इसकी पूर्ण जानकारी आपके द्वारा इंगित किए गए व्यक्ति को दी जाएगी दोस्तों। तो वहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि गिरफ्तारी की सूचना आपके जो भी आप जिसको भी चाहते हैं उसे देना आवश्यक बताया गया है। सेक्शन 50A के प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो 51 की अगर हम बात करें तो व्यक्तियों की तलाशी की बात करती है कि अगर एक्यूज की तलाशी ली गई और एक्यूज के पास से जो भी संपत्ति बरामद की गई है या जो भी वस्तुएं उसके शरीर पर से अभिग्रहित की गई है उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो वस्तुएं सारी पुलिस थाने में संभाल कर रखी जाएगी। पश्चातवर्ती स्थिति में जब भी न्यायालय आदेश करे तब भी जब भी एक्यूज को न्यायालय द्वारा बताया जाए उस समय वापस लौटा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रोविज़न भी बड़े महत्वपूर्ण है। सेक्शन 57 का प्रोविज़न अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें 24 आवर्स से ज़्यादा आपको थाने पर नहीं रखा जा सकता। एक्यूज को अगर अजमानती मामले में अरेस्ट किया गया है तो वहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर आवश्यक समय जो आवागमन का है उसको छोड़ दिया जाए, तब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिससे कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय की मजिस्ट्रेट को या न्यायालय को आपकी गिरफ्तारी की जानकारी हो जाए। तत्पश्चात यहाँ पर गिरफ्तारी के जो प्रोविज़न है उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि गिरफ्तारी कैसे की गई। 54A की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पहचान की बात करती है। पहचान परेड के लिए जो प्रोविज़न अपनाए जाएंगे, सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पहचान परेड की अगर हम बात करें तो उसको रिलीवेंट बनाया गया है। तो यहाँ पर भी अभियुक्त की पहचान के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं। इसी प्रकार अगर हम 49 की बात करें तो अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपकी गिरफ्तारी में अगर आप समर्पण करते हैं या एक्यूज समर्पण करता है तो एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक्यूज को गिरफ्तार किए जाते समय अनावश्यक अवरोध नहीं लगाया जाएगा। DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य के मामले के डायरेक्शनों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और गिरफ्तारी के संबंध में जो भी विधिक कार्रवाइयाँ होगी या जो भी पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी द्वारा जो भी चीज़ें अपनाई जाएगी उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा वहाँ पर DK बसु के मामले में स्पष्ट रूप से प्रोविज़न दिए गए हैं। तो उन प्रोविज़नों पर भी आपको अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अनावश्यक अवरोध की बात अगर देखा जाए तो सुनील बत्रा दिल्ली प्रशासन, प्रेम शंकर दिल्ली प्रशासन का मामला भी है कि वहाँ पर उस मामले में भी ये बताया गया कि 3rd डिग्री भी यूज़ नहीं होना चाहिए और अनावश्यक अवरोध भी गिरफ्तारी में नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, गिरफ्तारी के प्रोविज़नों का स्पष्ट रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम सीआरपीसी की और महत्वपूर्ण सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 91 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो कि कोई भी पक्ष अगर अभियोजन पक्ष या अभियुक्त पक्ष न्यायालय में कोई भी वस्तु या दस्तावेज प्रस्तुत कराने की इच्छा जाहिर करता है
और वो दस्तावेज मामले के उचित निराकरण के लिए आवश्यक है और युक्तियुक्त दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं, तो उन युक्तियुक्त दस्तावेजों को या आवश्यक दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत कराने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दी जा सकती है। न्यायालय उस 91 के प्रोविज़न के अंतर्गत उस वस्तु को या दस्तावेज को या जो भी चीज़ें हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए आदेश कर सकता है। तो संबंधित व्यक्ति न्यायालय के आदेश अनुसार उन डॉक्यूमेंट को न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, जो कि पश्चातवर्ती स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माने जाते हैं और वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने के कारण से ही न्यायालय द्वारा उस मामले में यह आदेश प्रदान किया गया है कि वो संबंधित व्यक्ति जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है या वो चीज़ें हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत करे। 97 तलाशी की बात करती है। अगर कोई व्यक्ति है जो सदोष परिरोध में रखा गया है, तो जिस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय को दिए गए, इसी प्रकार से 97 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालन मजिस्ट्रेट दोनों मजिस्ट्रेटों को एक राइट्स दिया गया है कि तलाशी के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं कि वहाँ वो सदोष परिरोध में जो व्यक्ति है उसकी तलाशी के लिए प्रोविज़न तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं और उसकी तलाशी करा सकते हैं। इसी तरह अपहत स्त्री अगर है तो उस स्त्री को प्रस्तुत कराने के लिए भी 98 में प्रोविज़न किए गए हैं। तो वो 2 सेक्शन भी आपको महत्वपूर्ण सेक्शन होने के नाते ध्यान रखना है। अब उस तत्पश्चात अगर मैं बात करूं तो 144, जो कि 144 की बात अगर हम करें तो आज वर्तमान में जो न्यायालय है, वर्तमान में जो हमारा देश है, वर्तमान में 144 के आदेश हर जगह प्रभावी है। कार्यपालन मजिस्ट्रेट को 144 में अर्जेंट और आशंकित मामलों में एक आदेश जारी करने की शक्ति है और आदेश जारी करके उन अर्जेंट और आशंकित मामलों पर रोकथाम के लिए जो है कार्यपालन मजिस्ट्रेट आदेश कर सकते हैं। इस कारण से वहाँ पर ये सेक्शन भी अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधान अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम आगे उन प्रावधानों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ और सभी प्रावधान की अगर हम बात करें तो सब अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबका अपने आप में ध्यान रखें। दोस्तों हाँ, मैं बात कर रहा था हेलो हाँ दोस्तों, तो किसी भी प्रकार से अगर कोई आशंकित खतरे की अगर हम बात करें तो 144 के प्रोविज़न यहाँ पर प्रभावी होते हैं और 144 के प्रोविज़न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। उस प्रोविज़न को अगर हम देखें तो वो प्रोविज़न आज वर्तमान में जो आदेश हमारे पूरे इंडिया में जारी है वो 144 के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए 144 एक महत्वपूर्ण सेक्शन के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। अब अगर हम चर्चा करें और सेक्शन की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि 154 से लेकर 173 तक पूरा इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेशन की कौन सी सेक्शन कब कब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक डिफेंस पक्ष की ओर से या किसी भी प्रकार से उस न्यायालय में उपस्थित हो तो आपको ये देखना है। आपको एक बात की जानकारी दोस्तों मैं और देता हूं कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी भी प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। एफआईआर अगर आप दर्ज नहीं कर पाते हो या पुलिस अधिकारी आपको किसी भी अपराध से संबंध में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देते हैं या एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं, तब आप वहाँ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 200 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 200 हमें मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने की बात करती है या परिवाद प्रस्तुत करने की बात करती है। कोई भी व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से वहाँ पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपने अभियोग का सारांश सुना सकता है और अपना एक परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। अब अगर मैं चर्चा करूं कि परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात आप उस परिवाद में ये चाहते हैं कि उस पूरे प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अगर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने से पूर्व में इनकार कर चुके हैं और आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन में आप वहां पर यह बता सकते हैं कि अगर मेरा मामला प्राइवेट कंप्लेंट पर दर्ज होता है या मेरा मामले में मैं ये चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पुलिस
को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देकर चार्जशीट प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया जाए तो वहां पर 156(3) के प्रोविजन प्रभावी होते हैं और वहां पर आप एक ऐसी एप्लीकेशन प्राइवेट कंप्लेन के साथ मूव कर सकते हैं। उस प्राइवेट कंप्लेन को न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान में लिया जाता है और तत्पश्चात 156(3) की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग पुलिस को पूरा का पूरा परिवार भेज दिया जाता है और आदेश किया जाता है कि इस पूरे प्रकरण का इन्वेस्टिगेशन किया जाए और तत्पश्चात चार्जशीट प्रस्तुत की जाए। तब ऐसी कंडीशन में आपको प्राइवेट कंप्लेन में वहां पर एफआईआर में होने वाले इन्वेस्टिगेशन के रूप में एक इन्वेस्टिगेशन प्राप्त हो जाता है। तो 156 के प्रोविजन आपको बड़े ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे की कड़ी में बात अगर हम इन्वेस्टिगेशन के टाइप की करें तो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के जब पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि 161 के स्टेटमेंट पुलिस थाने के भारसाधिक अधिकारी द्वारा अनुसंधान के समय 161 में संबंधित साक्षियों के और फरियादी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। उन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का उनका एक ही रीजन होता है कि वो साक्ष्य में उपयोग में आए। किंतु यहाँ 162 की अगर हम बात करते हैं, 162 के प्रोविजन आपको बहुत ही ध्यान में रखना आवश्यक है। 162 की बात अगर हम करें तो 162 ये हमको बताती है कि उन हस्ताक्षरों पर उन स्टेटमेंट पर या उन कथनों पर जो कि अभियोगी या किसी भी पुलिस थाने के भारसाधिक अधिकारी द्वारा किसी साक्षी के रिकॉर्ड किए गए, उन पर किसी भी प्रकार से उन कथन करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे। और ये हस्ताक्षर नहीं लिए गए जो स्टेटमेंट 161 के स्टेटमेंट है, इसको 162 के अंतर्गत और 145 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत हम न्यायालय में खंडन कराने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये वहां पर खंडनीय साक्ष्य के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है ध्यान रखने योग्य कि इनका कभी भी 161 के स्टेटमेंट को किसी भी न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से समर्थनकारी साक्ष्य नहीं माना गया। हाँ, खंडन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। 162, 145 को अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं, 145 एविडेंस और 162 सीआरपीसी को अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं तो वहां पर खंडन करने के लिए उन स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो 162 के बाद अगर हम बात करें तो 167(2) के प्रोविजन में एक बार और आपके समक्ष रखता हूं। मैंने आपको बताया था कि 10 वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा वाले मामलों में इन्वेस्टिगेशन 60 डेज के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। 167 ये कथन करती है। 167 के अकॉर्डिंग अगर 10 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड के प्रोविजन वाला कोई अपराध है तो उसमें आपको 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके 173 सीआरपीसी के अंतर्गत चार्जशीट प्रस्तुत होना चाहिए। किंतु कभी कभी क्या होता है कि दोनों अवधियों में इस प्रकार की अवधि के बाहर तक में एक्यूज को बेल नहीं मिली है और एक्यूज जो है एक्यूज न्यायिक अभिरक्षा में है, तो ऐसी कंडीशन में एक्यूज को बेल दिलाने के लिए 167(2) के प्रोविजन आपको हमेशा ध्यान रखना है। 167(2) बोलती है कि अगर 60 डेज और 90 डेज दोनों कंडीशन में 60 डेज और 90 डेज में अगर कोई चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई है तो एक्यूज को बेल लेने का राइट्स मिल जाता है और एक्यूज 167 की उपधारा 2 के अंतर्गत वहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिसके यहाँ पर जो भी वहां पर रिमांड कोर्ट है वहां पर जमानत की मांग कर सकते हैं। तो 167(2) के प्रोविजन आपको ध्यान रखना है। 169 भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध वहां पर मामला आगे चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तब उस व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या तो न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा या वहीं थाने पर से जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो आप अपने एक्यूज की सहायता इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 172 की बात अगर हम करें तो उसमें चार्जशीट कंप्लीट होती है और 173 के अंतर्गत चार्जशीट प्रस्तुत होती है। 174 अगर हम देखें तो 174 में मृत्यु समीक्षा की बात की गई है। अज्ञात मृत्यु जो होती है या इस प्रकार की जो मृत्यु होती है जिसका बारे में कोई पता नहीं होता किस कारण से ये हुई, तो ऐसी कंडीशन में मृत्यु समीक्षा कार्यपालन अधिकारी को करने का राइट्स है। 174 के अकॉर्डिंग मृत्यु समीक्षा की जाती है वहां पर और पूरा मर्ग इंटीमेशन तैयार की जाती है, पूरी मर्ग कायमी तैयार की जाती है। तत्पश्चात 173 में जो चार्जशीट प्रस्तुत होती है, मैं आपको बात करता हूं 190 की, तो 190 में मजिस्ट्रेट द्वारा उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है और मजिस्ट्रेट मामले में संज्ञान लेते हैं और अपने ज्ञान में लेकर ये देखते हैं कि मामला स्वयं के द्वारा विचारणीय है या और कहीं किसी अन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तब वहां जुरिडिक्शन से संबंधित और डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी बातों पर ज्ञान में लेने के पश्चात एक मजिस्ट्रेट उचित आदेश प्रदान करते हैं कि ये मामला उन्हीं के यहाँ चलेगा
या वारंट ट्रायल से चलेगा या सेशन ट्रायल से अगर चलेगा तो 209 के प्रोविजन वहां पर प्रभावी होते हैं। 209 में मामले को कमिट करने के पश्चात मामला सेशन कोर्ट में कमिट कर दिया जाता है 209 के प्रोविजन के अंतर्गत, जहां 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल संपादित की जाती है। अब मैं अगर बात करूं तो 191 आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वहां एक्यूज के लिए एक प्रोविजन किया गया है कि एक्यूज अगर किसी उस मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट के यहां पर ट्रांसफर कराना चाहे तो अब अंतरण के लिए एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दे सकता है। एक्यूज को यहां पर उस मामले को अंतरण कराने का राइट्स दिया गया है। 193 की अगर हम बात करें तो 193 में सेशन न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाता है और 193 के प्रोविजन 190 जिस प्रकार से मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, इसी प्रकार 193 में सेशन जज जब तक मामले का संज्ञान नहीं लेगा तब तक वहां 209 के अंतर्गत मामला उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है। तो सत्र न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेने के लिए केवल ये ध्यान रखना है आपको कि 190 के प्रोविजन में संज्ञान लेते हुए 209 के अंतर्गत मामला उपार्पित किया गया हो। अब अगर हम आगे की बात करें तो मैंने आपको सेक्शन 200 प्राइवेट कंप्लेन की बात मैंने आपसे करी है। प्राइवेट कंप्लेन हम फाइल कर सकते हैं और प्राइवेट कंप्लेन पर भी आदेश किए जा सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेन भी दर्ज करके वहां पर मामला चलाया जा सकता है। अब एक 205 सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। अगर कोई ट्रायल चल रही है और उस ट्रायल के दौरान आप अपने एक्यूज को स्थायी हाजिरी माफी दिलाना चाहते हैं या न्यायालय में बार बार उपस्थित होने से अभिमुक्ति दिलाना चाहते हैं तो स्थायी हाजिरी माफी के प्रोविजन 205 के अंतर्गत किए गए हैं। 205 की एप्लीकेशन आप एक्यूज की ओर से प्रस्तुत कर सकते हैं और ये निवेदन न्यायालय से कर सकते हैं कि एक्यूज की उपस्थिति किसी भी प्लीडर के द्वारा मान्य की जाए और उसे स्थायी रूप से अभिमुक्ति प्रदान की जाए। जब न्यायालय आवश्यक समझेगा तब आदेश करेगा, तब उस न्यायालय में हम एक्यूज को उपस्थित रखेंगे, अन्यथा प्लीडर के द्वारा उसकी उपस्थिति कंटिन्यू होती रहेगी। तो यहाँ पर स्थायी हाजिरी माफी की अगर हम बात करें तो 205 और अस्थायी हाजिरी माफी की अगर हम बात करें तो 317 के प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है। 317 में हम वहां पर एक्यूज की अस्थायी 1 दिन के लिए हाजिरी जो है हाजिरी अनुपस्थिति की दशा में हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं आगे की बात अगर करता हूं तो आपको 207 और 8 के प्रोविजन भी मैंने कल सेशन ट्रायल के टाइम पे आपको बताए थे कि 207 में जो मामला चार्जशीट जिस मामले की चार्जशीट प्रस्तुत हुई है उसकी एक कॉपी निःशुल्क एक्यूज को प्राप्त होगी, जिससे एक्यूज अपना डिफेंस तैयार कर सके, अपना बचाव तैयार कर सके। और 208 में सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में इस प्रकार से कॉपी जो है एक्यूज को प्रदान की जाएगी। और ये दोनों ही प्रोविजन निःशुल्क कॉपी प्रदान करने की बात करते हैं तो 207 और 208 भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर हम आगे की बात करें तो 211 से 224 तक के प्रोविजन हमें चार्ज के बारे में इत्तिला देते हैं। चार्ज क्या, आरोप क्या हो? आरोप ही वह जो है एक सारांश होता है या एक प्रकार का न्यायालय का अभिवचन अभिकथन होता है जिससे एक्यूज को यह पता चलता है कि उसके ऊपर किन धाराओं का आरोप लगाया गया है या किन धाराओं के अंतर्गत उसको अभियोजित किया जा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आरोप की कंडीशन में 216 और 217 में आरोप परिवर्तन करने के प्रोविजन की बात की गई है कि आरोप का कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। और अब जब इस प्रकार से 216 के प्रोविजन में आरोप में परिवर्तन हो तो आपको डिफेंस लॉयर होने के नाते एक चीज और ध्यान रखना है कि 217 के प्रोविजनों की ओर आप अपना ध्यान आकर्षित करें कि अगर कोई आरोप बाद में या पश्चातवर्ती प्रकरण पर परिवर्तित किया गया है तो आप 217 में न्यायालय में जो साक्षी पूर्व में यहां पर अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं या साक्षियों के रूप में अपने कथन दे चुके हैं, उन्हें आप फिर से बुलाने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन 217 में दे सकते हैं। और 307 में आप 311 को सह धारा के रूप में उस प्रोविजन को भी शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको आरोप के पश्चात साक्षियों को पुनः बुलाना चाहिए क्योंकि आपने जिस धारा के अंतर्गत आरोप के लिए किसी एक्यूज का बचाव किया था, प्रतिरक्षा की थी, अब यहां पर वापिस से उसके ऊपर जो धारा का परिवर्तन हुआ है या आरोप का परिवर्तन हुआ है उसमें फिर से आपको साक्षियों से अगर कोई पूछताछ करनी है तो 217 के प्रोविजन में साक्षियों को पुनः बुलाए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 227 का प्रोविजन सेशन ट्रायल की अगर हम बात करें तो 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल जो चलाई गई है, उस सेशन ट्रायल में वहां पर आपको 227 के प्रोविजन का मैंने देखा अक्सर कि बहुत कम लॉयर्स उस प्रोविजन का यूज करते हैं। जनरली न्यायालय देखती है, प्रारंभिक चार्जशीट पर संज्ञान लेती है और न्यायालय वहां आरोप लगा देती है। 227 में बहुत कम एक्यूज की ओर से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम एडवोकेट ऐसे होते हैं जो कि वहां पर आर्ग्यूमेंट करने जाते हैं। मैं समझता हूं कि 227 के प्रोविजन अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है।
227 पे एक लिखित में आवेदन आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आपका एक्यूज उस प्रथम दृष्टया आरोप उस पर विरचित होने के योग्य नहीं है और जिन धाराओं में चार्जशीट प्रस्तुत की गई है उन धाराओं का अभियोग आपके एक्यूज के ऊपर या अभियुक्त के ऊपर नहीं बन रहा है, तो आपको यहाँ ये देखना है 227 की एक एप्लीकेशन आप रिटर्न में यहाँ पर मूव करें और उसमें डिस्चार्ज करने के लिए वहां पर प्रेयर करें एक्यूज को कि ये प्रथम दृष्टया इन आरोपों का अभियोग मेरे एक्यूज पर नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे डिस्चार्ज किया जाए। तत्पश्चात डिस्चार्ज का अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि उस सेक्शन में आरोप नहीं बनेंगे और उसके पश्चात भी अगर आरोप दर्ज किए गए हैं, तब हम वहां पर उन आरोपों के विरुद्ध अगर मामला सेशन ट्रायल है तो उस आरोप के विरुद्ध या उस आरोप के आदेश के विरुद्ध हम माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, वहां रिवीजन पेश कर सकते हैं। इस कारण से आपका 227 के प्रोविजनों का लाभ आपको लेना चाहिए। अब मैं एक बहुत ही बारीक सेक्शन आपको बताता हूं जिसकी ओर हम बहुत कम लोग आकर्षित हो पाते हैं। 231(2) के प्रोविजन 231(2) हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है, 309 में यह बताया गया है कि कोई भी प्रकरण तब तक स्थगित नहीं होगा जब तक कि कोई पर्याप्त कारण नहीं हो। अगर किसी ट्रायल को किसी न्यायालय द्वारा स्थगित किया जाएगा तो डे बाय डे ट्रायल सुनी जाएगी, 309 सीआरपीसी ये प्रोविजन करती है। किंतु अगर उस ट्रायल को स्थगित कराना हो तो आपको पर्याप्त रीजन बताने पड़ेंगे, 309 की एप्लीकेशन में पर्याप्त कारण आपको देना होंगे तो वो ट्रायल स्थगित होगी। किंतु अगर आप यहां देख रहे हैं कि आपके एक मामले में 10 फरियादी और आई विटनेस और सर्कमस्टेंसेस विटनेस करके 10 साक्षी आए हैं और 10 साक्षी को अगर आपको लगता है कि 10 साक्षी एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप अपने एक्यूज को बचाने के लिए या प्रतिरक्षा को उचित रूप से करने के लिए या न्यायदान के साथ में अगर आप उन सभी लोगों का या उन इस प्रकार के अगर साक्षियों की अगर हम बात करें तो साक्षियों को अगर आप वहां पर एक के बाद एक साथ बुलाना चाहते हो और साथ में सबकी प्रतिपरीक्षा स्थगित कराना चाहते हो, क्योंकि अगर आप एक एक्यूज की प्रतिपरीक्षा करते हैं तो आपका डिफेंस ओपन होने की संभावना होती है और डिफेंस ओपन होने की कंडीशन में अगर आप वहां पर उस बात करेंगे कि डिफेंस ओपन होगा, क्योंकि एक एक्यूज की अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करी तो निश्चित ही वो एक साक्षी की अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करी तो बाहर जाके निश्चित ही दूसरा साक्षी से बात करता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि डिफेंस ओपन होने की संभावना, तो आपके पास पुख्ता आधार अगर है तो आप 231 की उपधारा 2 के अंतर्गत वहां पर जिरा स्थगित करने के लिए न्यायालय से मांग कर सकते हो। अगर न्यायालय पर्याप्त कारण या पर्याप्त आधार प्राप्त करता है, पाता है कि पर्याप्त आधार है या इस प्रकार से पर्याप्त रूप से उस जिरा को स्थगित किया जाना चाहिए, तो वो प्रतिपरीक्षा जो है साक्षियों की प्रतिपरीक्षा को रोका जा सकता है और सभी साक्षियों की मुख्य परीक्षा एक साथ कर ली जाती है, तत्पश्चात आप उनकी प्रतिपरीक्षा कर सकते हो। तो ये प्रोविजन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है। इस प्रोविजन का आपको बड़ी इत्मीनान से ध्यान रखना है। इसी प्रोविजन की अगर हम बात करें तो वारंट ट्रायल में भी 242(1) में यह प्रोविजन दिया गया है। जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई वारंट ट्रायल संपादित हो रही हो तो वहां पर भी इस प्रकार का प्रोविजन 242 की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है, आप उसको यूज वहां पर कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर आगे की ओर सेक्शन की बात करूं तो और अपने आप में जो सेक्शन है उसमें 232 में आपको थोड़ा सा ये देखना होता है कि आपको डिफेंस पक्ष के एविडेंस नहीं देना है। उससे पहले ही आपको अगर लगता है कि आपका एक्यूज के विरुद्ध यहाँ पर किसी भी प्रकार से उस ट्रायल में पर्याप्त साक्ष्य नहीं आए हैं और अभियोजन अपना मामला साबित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है और किसी भी प्रकार से जो अभियोजन साक्षी ने आपके एक्यूज के विरुद्ध कोई बात नहीं की गई है, तो वहां पर आप 232 के अंतर्गत दोष मुक्ति की मांग कर सकते हैं। अब 233(2) की अगर हम बात करें तो अभियुक्त के कथन की अगर हम बात करें कि अभियुक्त अगर बचाव साक्षी के रूप में अपने साक्ष्य देना चाहता है तो 315 की एप्लीकेशन उसको वहां पर देना होगी और वो सक्षम साक्षी के रूप में न्यायालय में शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। और वहां अगर अपना कोई रिटर्न में स्टेटमेंट देना चाहता है तो 232 की अगर हम बात करें 233(2) की अगर हम बात करें तो अभियुक्त अपने कथन लिखित में भी दे सकता है। अभियुक्त अपनी बातें न्यायालय के समक्ष लिखित में भी प्रस्तुत कर सकता है। और वारंट ट्रायल में 243(1) में ये सेक्शन 243(1) में वारंट ट्रायल में भी यही प्रोविजन दिया गया है, वो अभियुक्त अपने कथन जो है लिखित में न्यायालय में दे सकता है। अब अगर बचाव साक्षी के रूप में आप किसी साक्षी को प्रस्तुत करना चाहते हैं और वो बचाव साक्षी के रूप में आपके कहने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि वो बचाव साक्षी
को अगर आप न्यायालय में बचाव साक्षी के रूप में किसी व्यक्ति को न्यायालय में तलब करना चाहते हैं या कोई वस्तु प्रस्तुत कराना चाहते हैं, तब आप 233(3) के प्रोविजन को ध्यान में रखें। 233(3) में आप न्यायालय में उस साक्षी को तलब करा सकते हैं और बचाव साक्षी के रूप में न्यायालय में ये मांग कर सकते हैं कि न्यायालय स्वयं ये आदेश प्रदान करे कि वो बचाव साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित रहे। अब यही प्रोविजन 243(2) और 254(2), वारंट ट्रायल में 243(2) में और समन ट्रायल में 254(2) में यही प्रोविजन दिया गया है। न्यायालय वहां पर भी किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में तलब कर सकता है और आदेश प्रदान कर सकता है। तो ये प्रोविजन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है। इनको भी आप अपने ट्रायल के दौरान यूज कर सकते हैं। 256 की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से एक्यूज की हाजिरी माफी का आवेदन 317 और स्थायी हाजिरी माफी 205 में लगाई जाती है, 256 में वहां अभियोगी की हाजिरी माफी के लिए हम प्रेयर न्यायालय से कर सकते हैं। 265(b) आपको एक चीज और देखना है, हमारे सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्ली बार्गेनिंग करके टॉपिक जोड़ा गया है। उस प्ली बार्गेनिंग टॉपिक में आपको एक बात ये मैं बता दूं कि कुछ निश्चित प्रकार के अपराध उसमें दिए गए हैं, उन अपराधों में प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। 7 वर्ष से कम की सजा वाले मामले जो दिए गए हैं उसमें प्ली बार्गेनिंग में आप अपना मामला समाप्त करा सकते हो। तो प्ली बार्गेनिंग सौदा अभिवाद के अंतर्गत आप 265(b) की एप्लीकेशन भी कुछ मामलों में प्रस्तुत कर सकते हो, जिस मामले में आपको लगता है कि न्यायालय जो है आपके साथ में थोड़ी सी जो है आपका सहयोग करेगा और आपके जो आप पश्चाताप करना चाहते हो और अपना अपराध जो है उसको स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो, और किंतु आप प्ली बार्गेनिंग में उस अपराध के अभियोगी से, उस अपराध जिसके विरुद्ध किया गया उस अभियोगी से एक सौदाकारी दलील या सौदा अभिवाद प्रस्तुत करना चाहते हो, तो 265(b) के प्रोविजन आपको यूज में आते हैं, उसे आपको यूज करना चाहिए। आगे की अगर मैं बात करता हूं तो 284, 284 में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी साक्ष्य न्यायालय में बड़ी आवश्यक है किंतु वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, न्यायालय में अपनी साक्ष्य देने के लिए नहीं आ पा रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप 284 के अंतर्गत न्यायालय से कमीशन जारी करने की मांग कर सकते हैं। चाहो तो अभियोजन पक्ष की ओर से, चाहो तो एक्यूज पक्ष की ओर से हम साक्षी के लिए कमीशन जारी करने की मांग कर सकते हैं। यही प्रोविजन सीपीसी की अगर हम बात करें तो ऑर्डर 26 में हमें देखने में आता है। वहां पर ऑर्डर 26 सेक्शन 26 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 26 वहां पर कमीशन की बात करती है। अब यहां पर मैं सीआरपीसी की अगर बात करूं तो 284 में प्रोविजन आपको दिया गया। 294 बहुत कम लोग यूज करते हैं। 294 में अगर दोनों पक्ष में से कोई पक्ष कोई डॉक्यूमेंट न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है और डॉक्यूमेंट पर ऑथेंटिकेशन चाहता है और वो चाहता है कि इस डॉक्यूमेंट को विरोधी पक्षकार स्वीकार कर ले, तो उस डॉक्यूमेंट को साबित करना आपको आवश्यक नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अगर विरोधी पक्ष स्वीकार कर लेता है, सपोज अभियोजन ने कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और एक्यूज उसको स्वीकार कर लेता है, तो अभियोजन पर से बर्डन खत्म हो जाता है, बर्डन समाप्त हो जाता है उस डॉक्यूमेंट को साबित करने का। इसी तरह अगर अभियुक्त कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है और अभियोजन पक्ष उसे स्वीकार कर लेता है, तो अभियुक्त के ऊपर से उस डॉक्यूमेंट को साबित करने का बर्डन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 294 वो प्रोविजन करती है कि आप कोई डॉक्यूमेंट है उसको लिस्ट सहित वहां पर पेश करें और न्यायालय के सामने विरोधी पक्षकार से ये वहां पर विरोधी पक्षकार से सहमति ले कि ये जो डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट को आप स्वीकार कर रहे हो या अस्वीकार कर रहे हो। अगर वो डॉक्यूमेंट स्वीकार कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर अस्वीकार किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट को साबित करने का भार उसी पक्षकार पर होता है जो पक्षकार उन डॉक्यूमेंट को साबित करना चाहता है और न्यायालय में प्रस्तुत करता है। 299 की अगर मैं बात करूं तो 299 नेगेटिव बात आपको बताती है और एक ऐसा प्रोविजन आपको नकारात्मकता के रूप में प्रदान करती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 299 में केवल कुछ कंडीशन बताई गई है कि अगर साक्षी मर गया है, मिल नहीं सकता, विलंब और व्यय के बिना आ नहीं सकता, या एक्यूज अगर मर चुका है, मिल नहीं सकता, तो उसके पूर्व के स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति के स्टेटमेंट, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रायल जब भी होती है उस ट्रायल में अगर एक्यूज की उपस्थिति में ही वो ट्रायल होती है, किसी भी गवाह को एक्यूज की उपस्थिति में ही वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, उस ट्रायल में एक्यूज की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जाएगा। या तो एक्यूज उपस्थित रहे या उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे, किंतु कोई भी ट्रायल इस प्रकार से संचालित नहीं की जाएगी, अभियुक्त की अनुपस्थिति में संचालित नहीं की जाएगी। ये प्रोविजन 299 हमें देता है, किंतु वो हमको ये बातें जो है उसके आशय से प्रकट होती है। उस सेक्शन का आशय यही है कि हमेशा कोई भी ट्रायल अगर हो
तो वो ट्रायल जो है एक्यूज के सामने, एक्यूज के समक्ष ही साक्ष्यों का कथन होना चाहिए। किंतु कुछ कंडीशन है जहां पर एक्यूज की अनुपस्थिति में भी 299 के प्रोविजन प्रभावी होते हैं और वो ट्रायल की जा सकती है या कथन किए जा सकते हैं। अब अगर सेक्शन 300 की हम बात करें तो 300 सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 दोनों को मिला के आपको पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 और सेक्शन 300 दोहरे दंड से या दोहरे अभियोजन से किसी भी एक्यूज को ना तो 2 बार दंडित किया जाएगा और न ही 2 बार उसे अभियोजित किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए कभी भी 2 बार दंडित और अभियोजित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 300 आप याद रखें। 301 का सेकंड प्रोविजन, कोई भी फरियादी, ये एक्चुअल में अभियोजन पक्ष की ओर से है। अभियोजन पक्ष में आपने देखा कि सेशन ट्रायल में हमेशा मामले का संचालन लोक अभियोजक द्वारा ही किया जाता है, 225 का स्पष्ट प्रावधान है। किंतु अगर कोई लोक अभियोजक की जगह कोई प्राइवेट वकील करना चाहता है तो वहां पर इस 301(2) के अकॉर्डिंग वहां पर लोक अभियोजक को निर्देश देने के लिए आप प्राइवेट अधिवक्ता को नियुक्त करने की मांग वहां पर जो संबंधित न्यायालय है उस संबंधित न्यायालय से कर सकते हैं। संबंधित न्यायालय वहां आदेश प्रदान करते हैं कि यहाँ पर 301(2) के अकॉर्डिंग किसी भी अभियोजन या लोक अभियोजक को निर्देश देने के लिए किसी एक एडवोकेट को, जिस एडवोकेट को एक्यूज चाहता है, उनको वहां पर उपस्थित होने का पावर है। तो इस प्रकार से वो डायरेक्ट बोर्ड पे तो ट्रायल नहीं कर पाएंगे, किंतु वहां पर लोक अभियोजक को सहायता कर सकते हैं और लिखित बहस प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आगे की अगर बात करें तो 303 की मैं बात आपसे करूंगा। 303 में किसी भी व्यक्ति को प्रतिरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। एक्यूज को अपनी प्रतिरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है और अगर एक्यूज को प्रतिरक्षा करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है तब वो एक्यूज जो है 304 के अंतर्गत विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। एमएच हास्काट का मामला आप सब लोग जानते हैं। एमएच हास्काट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता राज्य के द्वारा राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य का दान। इसलिए किसी भी एक्यूज को वहां बिना प्रतिरक्षा के नहीं रखा जाए। तो 304 के अंतर्गत वहां निःशुल्क विधिक सहायता के प्रोविजन भी किए गए। अब आगे की अगर हम बात करें तो सेक्शन 304 के बाद 311 पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। 311 में कभी भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए वहां आदेश दे सकता है और जो साक्षी न्यायालय में पूर्व में उपस्थित होकर अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं उन्हें पुनः बुलाने के लिए भी वहां पर आदेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार 311 अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। किसी भी स्टेज पर किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में शामिल करने की बात 311 करती है और किसी साक्षी को पुनः न्यायालय में वहां पर साक्ष्य के लिए बुलाने की बात भी 311 करती है। अभियोजन भी इसको यूज कर सकते हैं, अभियुक्त पक्ष भी इसको यूज कर सकता है। दोनों पक्षकारों के लिए यह सेक्शन बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण प्रावधान बताती है। 311 के बाद 313 मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिरक्षा साक्ष्य आरंभ होने के पूर्व, एक्यूज का प्रतिरक्षा साक्ष्य आरंभ होने के पूर्व एक न्यायालय द्वारा कथन किया जाता है और न्यायालय द्वारा कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन न्यायालय उसमें उत्तर जो है न्यायालय में देने के लिए एक्यूज बाध्य होता है। तो वहां पर 313 मुलजिम बयान के रूप में जानी जाती है। 314 की अगर हम बात करें तो ट्रायल के समाप्ति पर बहस करने का प्रोविजन किया गया है। उस बहस को अगर आप लिखित में देना चाहते हो तो वहां पर मौखिक बहस का ज्ञापन तैयार करने की बात 314 करती है और 314 के अकॉर्डिंग हम वहां पर उस मौखिक बहस को एक ज्ञापन, एक मेमोरेंडम के रूप में, लिखित रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी बहस 314 के अंतर्गत लिखित बहस मानी जाएगी। अब 314 के पश्चात मैं बात करूं 315 की, तो 315 में आपको बता चुका हूं कि अगर कोई अभियुक्त अपने स्वयं को सक्षम साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित करना चाहता है तो 315 की एप्लीकेशन देकर अपने आप को सक्षम साक्षी के रूप में शपथ पर साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अब 319 का प्रोविजन, अगर कोई एक्यूज छोड़ दिया गया है और आपको अगर लगता है कि आपका एक और सहपाठी था या आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई और व्यक्ति का भी हाथ इसके अंदर है तो एक्यूज की ओर से भी और अभियोजन पक्ष की ओर से भी 319 में नए अभियुक्त के रूप में नए व्यक्तियों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। और कुछ व्यक्तियों को जो कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान छूट गए हैं या जिनका नाम नहीं आया है या जिन पर पर्याप्त संदेह है और जिनका अपराध में शामिल होने का पर्याप्त रूप से संदेह विद्यमान है, यहाँ पर को एक्यूज के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। तो 319 आपको ध्यान रखना है। 320 की अगर हम बात करें तो न्यायालय में समझौते की बात अगर हम करते हैं प्रकरण में, तो प्रकरण में समझौते के लिए केवल 320 के प्रोविजन ही यहाँ पर प्रभावी होते हैं। जिन धाराओं में समझौता हो सकता है वो सारी धाराएं 320 की सारणी 1 और सारणी 2 में दी गई है। इन्हीं सेक्शन में केवल एक सारणी 1 जो दी गई है 320(1) में
बिना न्यायालय की परमिशन के वो व्यक्ति जो कि जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है समझौता कर सकता है, और न्यायालय की परमिशन से 320(2) के अंतर्गत जो सारणी दी गई उस सारणी में कथित अपराध जो बताए गए उन अपराधों में यहाँ पर समझौता या शमन किया जा सकता है। अब 300 अपराधों का शमन अगर होता है तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपराधों के शमन का परिणाम अभियुक्त की दोष मुक्ति होता है। ऐसा कहीं भी नहीं बताया, सीआरपीसी में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी अपराध को शमन करके और समाप्त किया गया, समझौते में समाप्त किया गया है, तो अभियुक्त पूर्ण रूप से दोष मुक्त माना जाएगा। अब मैं अगर बात करता हूं अगली सेक्शन की, तो 321 में अभियोजन वापस भी लिए जा सकते हैं। अगर काफी लंबे समय से कोई अभियोजन पेंडिंग है और कोई मामला पेंडिंग है और उसके साक्षी बार बार न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने, समन जारी करने के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, साक्षी का कहीं पता नहीं है, तो आप 321 की एप्लीकेशन भी वहां पर 321 के प्रोविजन की ओर आप माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अब 321 के पश्चात अगर मैं बात करूं तो 353(4) में निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी पक्षकारों को, ये प्रोविजन किया गया है। तो जब भी निर्णय हो उसकी एक प्रति, अगर एक्यूज को दोष सिद्ध किया जाता है तो उसकी एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क रूप से न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोविजन को आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है। 367 की अगर हम बात करें तब तो जब मृत्युदंड का दंडादेश सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया है और उच्च न्यायालय में पुष्टि के लिए भेजा गया है, तो उच्च न्यायालय अगर उस पुष्टि के समय ये चाहती है कि अतिरिक्त साक्ष्य और लिए जाए तो 367 के प्रोविजन में अतिरिक्त साक्ष्य लेने का प्रोविजन है, प्रावधान है, और अतिरिक्त साक्ष्य वहां पर न्यायालय द्वारा लिए जा सकते हैं। यह न्यायालय सेशन न्यायालय को कह सकता है, उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय को आदेश दे सकता है कि इस मामले में और अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाए। तो वो प्रोविजन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है। तत्पश्चात अगर मैं बात करूं तो 2 सेक्शन आपको और ध्यान रखना है जो कि 209 के साथ आपको पढ़ी जानी चाहिए। 209 के साथ आप 323 के प्रोविजन जरूर पढ़ें। 209 में प्राइमा फेसिया अगर आप देखें कि न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया 190 के अंतर्गत, और 209 में मामले को कमिट कर दिया गया, तत्पश्चात सेशन ट्रायल चलाई गई। किंतु वहां पर मजिस्ट्रेट को मामले का संज्ञान लेने के पश्चात ये लगता है कि नहीं, ट्रायल वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, और वो खुद उस ट्रायल को चलाने लगते हैं और साक्ष्य की स्टेज पर आकर और न्यायालय को पता होता चलता है कि न्यायालय को इस बात की जानकारी होती है कि मामला तो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो ऐसी कंडीशन में अब मामला 209 के अंतर्गत तो उपार्पित किया नहीं जा सकता, क्योंकि 209 में मामले को उपार्पित किए जाने के लिए कंडीशन है कि जब ट्रायल शुरू नहीं हो उसके पहले। किंतु अब यह ट्रायल शुरू होने के पश्चात अब क्या करें न्यायालय, तो यहाँ 323 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है। 323 में आप वहां पर न्यायालय जो है 323 के प्रोविजन के अंतर्गत मामला अगर एविडेंस की स्टेज पर या निर्णय से पहले किसी भी स्टेज पर पता चलता है कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो मामले को वहां पर सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण करने के लिए भेजा जा सकता है। कभी कभी 323 हमें वहां पर भी काम आती है जहां पे एक ही घटना के 2 क्रॉस केस बनते हैं, और सपोज माना गया कि आपका जो एक्यूज है उसके विरुद्ध सेशन ट्रायल की सेक्शन लगी हुई है और 307 में मामला दर्ज किया गया है और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है, और आपके ऊपर जो हमला किया गया था उसकी क्रॉस एफआईआर आपने भी की है, जो कि 323 आपको साधारण चोट थी तो 323 में मामला दर्ज हुआ है और 323 का मामला ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो ऐसी कंडीशन में आपने जो एफआईआर करी है, जिस मामले में आप फरियादी हो, वो मामला वहां पर जो है ट्रायल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रहा है, और आपके विरुद्ध जो मामला दर्ज हुआ है 307 के अंतर्गत वो मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आप अगर चाहते हो कि दोनों मामले साथ साथ चले, तो जिस मामले के आप फरियादी हो और जो मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है, वहां पर आप 323 की एप्लीकेशन दे सकते हो, और उस 323 की एप्लीकेशन को वहां पर यहाँ का जो आपका मामला, इस मामले की समस्त चालान की सर्टिफाइड कॉपी लेकर एक एप्लीकेशन के साथ आपको मूव करना है, और वो आप ये कहें कि एक ही घटना के 2 क्रॉस एफआईआर है, जिसमें एक में वो फरियादी हूं और दूसरे में मैं एक्यूज अभियुक्त है। तो ऐसी कंडीशन में ये मामला भी उस मामले के साथ वहां पर विचारण होना चाहिए। तब उस प्रकार से वो जो 323 के अंतर्गत जिसमें फरियादी वो मामला अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में है, तो मजिस्ट्रेट वहां पर 323 के प्रोविजनों के अकॉर्डिंग मामले को सत्र न्यायालय को भेज देता है, और सत्र न्यायालय उन दोनों मामलों का साथ साथ ट्रायल करता है। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मामले एक ही मामले की तरह चलेंगे, वो दोनों मामले की ट्रायल भिन्न भिन्न ट्रायल ही मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 323 का प्रोविजन बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन है। इसी प्रकार से अगर
कोई मजिस्ट्रेट ट्रायल है और मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट ट्रायल करने के जेएमएफसी द्वारा ट्रायल किया जा रहा है और मामले में 7 वर्ष तक का कारावास का प्रोविजन है और जेएमएफसी अगर ये पाते हैं कि मामले में 6 वर्ष तक का या 5 वर्ष या 7 वर्ष की सजा दी जानी चाहिए। अब जेएमएफसी के अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जेएमएफसी को 3 वर्ष तक का पावर है, 3 वर्ष तक की सजा देने का पावर। तो ऐसी कंडीशन में 325 आपको ध्यान रखना है। 325 के अंतर्गत वो मामला संबंधित सीजेएम को पहुंचा दिया जाता है, सीजेएम के यहाँ अंतरण कर दिया जाता है। तो उस मामले में संपूर्ण जो ट्रायल है वो जेएमएफसी के यहाँ संपादित हो गई और सजा देने के लिए केवल सीजेएम कोर्ट को भेजा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सीजेएम कोर्ट वहां पर उस मामले में आगे की प्रक्रिया जो है कर सकती है और निर्णय प्रदान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये दोनों सेक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अब मैं आपको बात करता हूं 406, 407 और 408 की। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कुछ मामलों का अंतरण कराना आवश्यक हो जाता है। तो जब आपराधिक मामलों के अंतरण की अगर हम बात करते हैं तो 406 के प्रोविजन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 406 में उच्चतम न्यायालय जो है मामले का अंतरण करने की शक्ति रखते हैं, उसी प्रकार 407 में उच्च न्यायालय को मामले का अंतरण करने की शक्ति है और 408 में सत्र न्यायालय को उस मामले का अंतरण करने की शक्ति है। सत्र न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी भी कोर्ट से किसी भी अधीनस्थ की कोर्ट में जो है मामले को अंतरण कर सकते हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अंतर्गत वाले समस्त कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या सेशन के अधीनस्थ वाले कोर्ट में कोई मामला अंतरण कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट की क्षेत्राधिकार में मामले को अंतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सेक्शन बड़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इनका भी आप समय समय पर ध्यान रखें। 416 का प्रोविजन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है। ये ध्यान रखना है आपको, किसी भी गर्भवती स्त्री को, अगर वो गर्भवती स्त्री है तो उसको अगर मृत्युदंड की सजा दी गई है और उसे फांसी दी जा रही है तो उसके फांसी की सजा को मुलतवी किया जाना या उसकी फांसी की सजा को आगे बढ़ाए निलंबित किए जाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 416 के प्रोविजनों को और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और 416 में ये बताया गया है कि कभी भी किसी गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा उसकी गर्भवती स्थिति के दौरान, ये ध्यान रखना है। 468 की अगर मैं बात करूं तो मामले में कब तक संज्ञान में लिए जा सकते हैं, मामले में कब संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो संज्ञान की परिसीमा की बात की गई है। 468(2) में संज्ञान की परिसीमा बताई गई है कि मामले का संज्ञान इन कंडीशनों में या इस प्रकार से आप उस अवधि के बाद नहीं ले सकते। तो वो अवधि आपको ध्यान रखना है 468(2) की। कभी भी कोई मामला अगर इस प्रकार का हो जिसमें काफी लंबे समय के बाद में चार्जशीट प्रस्तुत हुई हो तो आपको 468 के प्रोविजनों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उस मामले में संज्ञान अब नहीं लिया जा सकता, तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। 482 की अगर मैं बात करूं तो उच्च न्यायालय के इनहेरेंट पावर दिए गए हैं, अंतर्निहित शक्तियां दी गई है, जहां कोई भी प्रोविजन इस प्रकार का नहीं बताया गया है कि न्यायालय क्या करना, न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में एक रीट दाखिल की जा सकती है और उस रीट के अकॉर्डिंग 482 के प्रोविजनों में अंतर्निहित शक्तियों में विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय मामलों का निराकरण कर सकते हैं। तो 482 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस प्रकार से सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो है मैंने आपको बताए हैं और इन प्रावधानों के अलावा मैंने अपील और रिवीजन और रिफरेंस के प्रोविजन को छोड़ दिया है। मैं अपने लेक्चर में अगले लेक्चर में अपील, रिवीजन और रिफरेंस के प्रोविजन आपको बताऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है और लगभग हमें काफी समय उसमें लगेगा। तो इस कारण से मैंने उन प्रोविजनों को आज यहाँ पर छोड़ दिया गया है। वैसे काफी लंबा लेक्चर हो चुका है तो यहाँ मैं आज ये समझता हूँ कि आप लोगों को निश्चित रूप से इन प्रोविजनों की बहुत ही आवश्यकता लगेगी और आपको हमेशा इन प्रावधानों पर अपने आप को तैयार रखना है और हमेशा किसी भी व्यक्ति का बचाव करते समय या डिफेंस लॉयर होते समय या किसी भी प्रकार से न्याय हित में आपको इन जो प्रावधान है इनका प्रयोग करना चाहिए। इतने प्रावधान आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ये प्रावधान सीआरपीसी के अपने आप में महत्वपूर्ण प्रावधान है, तो इसलिए इन प्रावधानों का ध्यान हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को और हर लॉयर को होना चाहिए। तो आज आप मुझे बताइएगा, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये जो मेरे द्वारा आपसे जानकारी साझा की गई है, आपको कहाँ तक उपयोगी है और किस प्रकार से आपको ये आवश्यक लग रही है। तो मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत। और हम अपना लेक्चर जो है हम मंडे को लेंगे। कल संडे की छुट्टी है, हम भी छुट्टी मनाएं, आप भी छुट्टी मनाइए। धन्यवाद।